हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। केवीएस एलडीसीई 2023 का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लास्ट के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी पीजीटी या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। ये कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारी ऐप पे बहुत ही बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है पीजीटी एग्जाम्स के लिए एंड टेट एग्जाम के लिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेट करता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101। हैबर प्रोसेस एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3 कैरिड आउट अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा H जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इनका रिलेशन हम डेल्टा NG से निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर डेल्टा एनजी की बात करें, डेल्टा एनजी का मतलब होता है चेंज इन मोल्स और गैसीय स्टेट वाले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 4 है। तो 2 - 4 करोगे, 2 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा -2। जब आप -2 यहाँ पे पुट करोगे तो डेल्टा एच की स्थिति कैसी होगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस में 2RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 2RT। तो इस बात से देखने से क्या पता लग रहा है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। और ऐसा ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ही आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। थर्मोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन। सी गैस प्लस 4H गैस से मीथेन बना और यहां पे एंथैल्पी का चेंज हुआ जिसे हम x किलो जूल पर मोल बोल रहे हैं। वहीं पे सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 ग्रेफाइट और मीथेन बना, यहां पे एंथैल्पी का चेंज हुआ y। तो बताइए क्या रिलेशन है इन दोनों में? देखिए यहां पे अगर आप इसमें देखेंगे ना, ऊपर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे यहां H2 में क्या हो रहा है, H और H के बीच में बॉन्ड रहा होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी होगी, हमने एनर्जी दी होगी। तो ओवरऑल सिस्टम इसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में वाई कम होगा। एक्स के कंपैरिजन में वाई कम होगा क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 3rd। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। रीजन है कि यहाँ पे H2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। यहाँ पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। फ्यूल सेल, मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। ये रिएक्शन दे रखी है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा जी दे रखी है, डेल्टा जी एफ इन सभी की। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी दे रखा है ये। तो बताइए कि एफिशिएंसी क्या होगी आपका इनटू यूजफुल वर्क। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले है ना, आप इसकी ओवरऑल जो है ना गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड रिएक्शन की निकाल लीजिए। तो रिएक्शन की कैसे निकालते हैं? ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट करते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे 2 वाटर के 2 इंटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? वाटर की कितनी देर की? सबसे लास्ट में ये रही -237, -237। ठीक है, प्लस में CO2 की कितनी देर की? CO2 की देर की -394। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट कौन आ गया जी आपका? यहां पे रिएक्टेंट में O2 की तो 0 ही हो जाएगी, इसकी देख लीजिए -166। यहां से ये वैल्यू आ गई, डेल्टा जी आर आ गई, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और ये दे रखी है आपके भाई, ये रहा। अब आपको फाइनली क्या करना है? अगर आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है तो ऊपर ये वाला डाटा रखना है ना, ऊपर डेल्टा जी आर वाला डाटा रखना है, और नीचे आपका ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला डाटा रखना, एंथैल्पी रखना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि नीचे आएगा आपका -726, ऊपर आएगा इस कैलकुलेशन से जो निकलेगा, इस कैलकुलेशन से वो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 96% के आसपास। 96% के आसपास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है?
A catalyst does not affect the amount of product formed. बिल्कुल सही बात है, ना कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता, ना किसी प्रोडक्ट रिएक्टेंट को, कुछ नहीं. कोलिजन थ्योरी इज मोस्ट यूजफुल फॉर बायोमोलिकुलर कोलिजन. बिल्कुल सही बात है, बायोमोलिकुलर के. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर. ये भी सही है. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. यहां पे दिक्कत आ रही है भाई. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा. अगर मैं यहां पे बात करूं कि a इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, कुछ ऐसा होता है, तो यहां पे जो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी, इनका अपोजिट लेना देना है ना. अगर ग्रेट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट कम होना चाहिए. इस तरीके की यहाँ पे कंपैरिजन रहता है. तो ये बात यहाँ पे रॉन्ग है, गलत लिखी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर में देखो, जीरो ऑर्डर की तो सेम वही होती है जो कि आपका कंसंट्रेशन की होती है. कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड. मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका यूनिट होती है जीरो ऑर्डर की, और यही यूनिट होती है कंसंट्रेशन की. फिर भी आपको कभी भी निकालनी पड़ जाए क्या, यूनिट निकालनी पड़ जाए यूनिट ऑफ के, तो मैं आपको एक जर्नल ट्रेंड बता देता हूं यहां पे. वो होता आपका मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एंड पर सेकंड को एक्स्ट्रा अलग से रखें. इससे आप किसी की भी निकाल सकते हैं. एन का मतलब यहां पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एन का मतलब होता है यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बात ध्यान रखें, ठीक है. तो मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और पर सेकंड अलग रखना बस, है ना. पर सेकंड में कोई चेंज नहीं करना है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ये वही चीज है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज दिस. तो डस ई द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो ठीक है, ये तो सॉरी मतलब एक मिनट देखते हैं आगे, पूरा पूरा पढ़ते हैं एक बार, ठीक है. द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग, ई के बारे में बताना है. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये बताना आपको. ई रिप्रेजेंट्स किसको करता है, तो हमें पता है ई रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. द एनर्जी अबव विच ऑल कोलाइड मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, नहीं, इसका आंसर फोर्थ आएगा. द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, ये वो मिनिमम एनर्जी भाई, उससे नीचे कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड नहीं करते हैं. द एनर्जी बिलो विच कोलाइड मॉलिक्यूल विल नॉट बी रिएक्ट, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही वो रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आएगी इसके बारे में, फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भाई, कन्वर्जन है ए से बी का, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. आपको बताना है कि 99.9% हो जाए. तो एक बात ध्यान रखना है इसके लिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, वो तो आप सभी को पता 0 पॉइंट ये होता है कि अगर यहीं पे आप बात करोगे टी 99.9%, वो होता है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ. वो कितना होता है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. तो अगर यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई, इसका आंसर चाहिए हमें कि हमें तो ये चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 से. 0.693 के इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 से. जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6.93 डिवाइड बाई के. 6.93 डिवाइड बाई के, ऐसा जो आ रहा है हमारा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर आ रहा है. ऐसा जो आ रहा है हमारा आंसर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यहाँ पे इसको भी आप ध्यान से समझिएगा. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी रिप्रेजेंटेड एज दिस. बिल्कुल सही बात है. अगर आपने यहाँ पे ln लिया है तो ठीक है, ln AT ln A और माइनस KT नीचे आ जाएगा. ln E1 ही होता है, ln E1 होता है, ठीक है. ये फर्स्ट ऑर्डर की ये भी ठीक लिखी हुई है, सब ठीक लिखा हुआ है, गड़बड़ है फोर्थ के अंदर. और गड़बड़ कैसे पता लगेगी फोर्थ के अंदर है, मैं अभी दिखा देता हूं दोबारा से. ध्यान इसके ऊपर फोकस कीजिए. यहां पे मैंने क्या बोला है कि कोई भी रेट कांस्टेंट की यूनिट किसी भी ऑर्डर की हो, वहां पे टाइम पर सेकंड में ही होगा, मतलब सेकंड का स्क्वायर नहीं करना है. तो यहाँ पे गड़बड़ सिर्फ इसी में की गई, इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पे देखो, द फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ के, यहाँ पे आपका सेकंड -2 है. सेकंड चेंज नहीं होगी, पर सेकंड ही रहेगा. किसी ऑर्डर की काइनेटिक्स क्यों ना हो,
है ना, किसी ऑर्डर की काइनेटिक्स क्यों ना हो पर सेकंड ही रहता है, इसीलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ सकते हैं थोड़ा सा। व्हेन 3 मोल ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे ये हो गया जी एक्स गैस है प्लस में वाई गैस है एंड यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है 2z गैस में। इनिशियली अगर हम बात करें t इज इक्वल टू 0 पे, इसके 3 मोल है, इसका 1 मोल है और ये तो बना ही नहीं इनिशियली, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 तो 2x बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डाटा दिया, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ जेड। इक्विलिब्रियम पे जेड के जो मोल है वो 0.5 है। इससे हमें x की वैल्यू का आइडिया लग गया, x की वैल्यू आ गई 0.25, x की वैल्यू आ गई 0. क्यों, क्योंकि z के इक्विलिब्रियम पे जो मोल है वो 0.5 है, x की वैल्यू यहां से निकाल ली। अगर इसके ये है तो माइनस करो इसको, यहां से 3 में से माइनस कर दीजिए 0.25, 1 में से माइनस कर दीजिए 0.25, तो ये कितना आएगा 2.75, ये कितना आएगा 0.75, और ये कितना हो गया 0.5। अब आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऊपर प्रोडक्ट के मोल जो कि है 0.5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 है कोफिशिएंट में, नीचे करेंगे 2.75 इंटू में 0.75। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.12। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.12। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, सिंपल सी बातों का ध्यान रखना था, जो स्टेटमेंट में दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम चले और हमने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है। एक रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम 5 मोल N2 के हैं, 7 मोल O2 के हैं, 0.1 मोल N2O4 के हैं और 1.5 लीटर वॉल्यूम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना भाई। देखिए सबसे पहले देखो ये जो रिएक्शन थी ना, इसका डेल्टा Ng 0 था, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं हुआ है ना, ना वॉल्यूम का लेना देना होता ना प्रेशर का लेना देना होता जहां पे डेल्टा Ng 0 होता है। बट जहां पे डेल्टा Ng 0 ना हो या डेल्टा, इस रिएक्शन में देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे डेल्टा Ng जो है वो -1 है, या डेल्टा N जो है वो आपका -1 है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आएगा 2NO2, तो NO के मोल कितने दे रखे हैं भाई, NO के 0.1 डिवाइड बाई V कर देता हूं मैं, वॉल्यूम सब जगह सेम ही है, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे N2 के मोल कितने हैं 5, ये रहा जी 5, इसकी वॉल्यूम हो गई V, ठीक है। उसके बाद यहां करेंगे O2 के मोल कितने हैं 7, डिवाइड बाई करेंगे V और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। एक V के ये देखो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 0.01 आ गया, ठीक है, और ये V स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आ गया 5/V आ गया, इंटू में 49/V स्क्वायर आ गया। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया 0.01, ये 5 आ गया, यहाँ पे 49 आ गया और इंटू में क्या आ गया यहाँ पे V कितनी है 1.5, तो 0.01 इंटू में 5 इंटू में दिस, और ये कितना आ गया 1.5। इसको आप सोल्व कर लेना भाई, यहां से इसको आप सोल्व कर लेना, और जब आप सोल्व करोगे शायद इसका आंसर थर्ड आ रहा है, शायद इसका आंसर थर्ड आ रहा है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम से। NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है और pH आपसे पूछा है। NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, POH। कैसे निकलेगी, देखो सीधा सा फंडा है, 10 की जो पावर हो उसको आगे लगा दो तो 2 हो गया, और माइनस में करो log 5, माइनस में करो log 5, यानी कि ये जो टर्म है वो माइनस, और 10 की पावर में जो भी चीज हो उसको आगे लगाओ माइनस वाली को, 2 माइनस log 5। तो यहां से देखेंगे 2 माइनस में 0.693 ऐसा करके कोई आएगा, तो इसकी pH की वैल्यू ये POH आ गया, ठीक है ना, POH आ गया। इसमें से क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि 1.4 के आसपास आ रहा होगा, है ना, मान लेते हैं, नियर अबाउट बोला मैंने, इसको 14 में से माइनस करना, 14 में से माइनस करोगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। क्यों, क्योंकि हमसे pH पूछी थी, ये तो POH है,
और हमें पता है पीएच प्लस पीओएच 14 के इक्वल होती है, वहां से निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एसीटेट, तो उसके अंदर है आपका 2 इंटू में 10 की पावर -3 मोल ऑफ सिल्वर आयंस पर लीटर, सोल्युबिलिटी केएसपी निकालना है। तो भाई देखो इसका केएसपी तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, ये किस में ब्रेक होगा भाई, ये किस में ब्रेक होगा, सॉरी ये इस तरीके से ब्रेक होगा एसीटेट आयन के अंदर, और ये पॉजिटिव, तो इसकी भी S इसकी भी S, तो यहां से जो केएसपी होगा दैट इज S स्क्वायर, क्या हो जाएगा केएसपी S स्क्वायर। तो ये कितना गिवन है 2 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर -3, इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू में 10 की पावर -6, 4 इंटू में 10 की पावर -6, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ABCD न्यूट्रलाइज अगेंस्ट अ कॉमन बेस, है ना, तो ये रहा भाई, एक कोई कॉमन बेस हमने लिया है और उसके साथ हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाली है जिससे ये वैल्यूज आई हैं। तो बताइए कि वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा। देखिए जहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम होगी उसका एक रीजन, बेस तो कॉमन है, उसका एक रीजन ये रहा होगा नंबर ऑफ H+ कम निकले होंगे, और नंबर ऑफ H+ कम किसके अंदर से निकले होंगे, जो वीक एसिड होगा, वीक एसिड आसानी से टूटेगा नहीं, है ना, नंबर ऑफ जो उसका डिसोसिएशन वो कम होता है, ठीक है। अगर वीक एसिड है तो आपका H+ कम निकलेगा, H+ कम निकलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन भी कम होगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख लीजिए किस एसिड के लिए कम है, तो सबसे कम आ रही है बी के लिए, सबसे कम आ रही है बी के लिए, अगर बी के लिए कम आ रही है तो यही वीकेस्ट एसिड होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता आपसे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा, उसका मतलब क्या कि ज्यादा H+ आएंगे, ज्यादा H+ आने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा। अमंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब जहां पे आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जहां पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो बताइए तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे देखेंगे। यूरिया एक आपका बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे वेंटो फैक्टर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, बाकी सारा पैरामीटर तो सेम ही है, तो यहाँ से नहीं बात बनेगी, यहाँ से भी बात नहीं बनेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है ना 4th आएगा, इसकी भी देखो कंसंट्रेशन सेम है, इसकी भी कंसंट्रेशन सेम है, इसका वेंटो फैक्टर निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव, है ना, ये रहा। यहां से आई जो है ना वेंटो फैक्टर वो सेम है इन दोनों के लिए, वेंटो फैक्टर भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो इनका जो आपका इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो भी सेम, वो किसके इक्वल होता है, पाई इंटू में पाई इज इक्वल टू CRT। टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, R की वैल्यू फिक्स होती है, कंसंट्रेशन सेम हो गई, एंड I देख लो बस, I क्या है, इनके लिए तो अलग अलग हो गया भाई, इन दोनों के लिए तो Na पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव और सल्फेट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कहानी आ जाएगी, इनके लिए वेंटो फैक्टर भी सेम है इसलिए इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वही आपका आइसोटोनिक होते हैं। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये जहां से कॉपी करा है ना एग्जामिनर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, या तो टाइप वाले ने की है। इसका जो करेक्ट आंसर आता ना, इसका आंसर जो करेक्ट, अगर आप यहाँ पे 0.05 की जगह 0.5 लेते ना तो आपका करेक्ट आंसर आता है, तब आंसर आता आपका ये वाला बी। अब इस डाटा को लेके कोई भी आंसर नहीं आने वाला है, इस डाटा को लेके इस ऑप्शन में कोई भी नहीं आने वाला, इसीलिए इसका आंसर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, मार्क्स टू ऑल, मतलब एग्जैक्ट सभी के नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन तो क्या दे दिए, इस डाटा से दे दिए, बट यहाँ पे 0.05 कर दिया, ये गड़बड़ी कर दी। फिर भी मैं मान लेता हूं कि ये 0.5 है, फिर कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, तो आइए उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है भाई आपका कोलिगेटिव सॉल्यूशन चैप्टर का, राउट्स लॉ से रिलेटेड है। यहां पे आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन दी वेपर फेज पूछे हैं, वेपर फेज। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि YA लिखता हूं मैं, Y का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। अगर आपको A के निकालने तो वहां पे रखना है इसका जो प्योर का पार्शियल प्रेशर होता है, इनटू में इसके जो
लिक्विड वाले जो लिक्विड फेज के जो मोल फ्रैक्शन होता है वो, और डिवाइड बाय कर देते हैं पीटी से, डिवाइड बाय कर देते हैं पीटी यानी कि टोटल प्रेशर से। अगर आपको वाई बी का निकालना होता तो क्या करते, इसका प्योर का प्रेशर एंड बी के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, और ये टी, ये रहा। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूं कैसे आंसर आएगा। द टोलुइन इन द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद दिस, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन गिवन है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, और ये किस में है आपका, ये लिक्विड फेज में। अब देखो मैंने क्वेश्चन में 0.05 गिवन है, लेकिन मैंने यहां पे 0.5 लिया ताकि हमारा करेक्ट आंसर आए। उसके बाद क्या क्या डाटा गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 119 टोर है और टोलुइन का 37 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, ये पीटी का मतलब टोलुइन है, तो ये 37 टोर आ गया। एंड अगर मैं ये बात करूं प्योर बेंजीन का, तो वो कितना आ गया, 119 टोर आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है YT, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई इसका, इसका फॉर्मूला होगा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ये निकालने तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये रहा जी, ये तो है हमारे पास, इनटू में ये रहा, ये भी है, और नीचे क्या चाहिए पीटी, ये तो ये रहा और ये रहा। अब नीचे चाहिए पीटी टोटल प्रेशर, वो कहां से निकलेगा, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस में पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ए बी यहाँ पे। तो ये डाटा गिवन है दोनों, ये रहा 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, ये 119 गिवन है। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो ये 0.5 तो ये भी 0.5, तो यहां से पीटी आ जाएगा, बाकी सब कुछ गिवन है, सोल्व कर लेना, करेक्ट आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे गड़बड़ी क्या कर दी एग्जामिनर ने, 0.05 दे दिया, जो कि गलत हो गया। 0.5 आना चाहिए था तो ये ऑप्शन करेक्ट होते, तो भी आता, बट अब यहाँ पे नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, ये आ गया जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज, बिल्कुल सही है, साइज ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी, कंडक्टिविटी भी कम होगी। इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। दिक्कत है फोर्थ में, द कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द solution of ions present in the solution. The conductivity does not depend upon the solutions of ions present. आयंस पे मेजर फैक्टर ही ये होता है, कंडक्टिविटी का मेजर फैक्टर ही होता है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। ये कह रहा डिपेंड नहीं करेगा, अरे करेगा भाई, मेजर फैक्टर ही आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये भाई इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बड़े बेहतरीन लगते हैं, और क्योंकि बेहतरीन इसलिए लगते हैं, कुछ को समझ में आ पाते हैं, सभी को समझ में नहीं आते। डाटा गिवन है, सारों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सारों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन हो, जिसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन होगा ना, वो वही तो सबसे अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा। अब सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या कर दो, चेंज कर दो, Cr3 पॉजिटिव से Cr2O7 करोगे तो माइनस लग जाएगा, यहां पे भी माइनस लग जाएगा, यहां पे भी माइनस, और यहां माइनस ऑलरेडी प्लस। यानी कि अगर आप देखेंगे Cr से Cr3 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो इसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन होता है वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पे जो क्रोमियम, Cr3 पॉजिटिव नहीं, क्रोमियम, ओनली क्रोमियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका सबसे बेहतरीन तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, बताओ। तो देखो एसन जा रहा है किसमें, SN2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका तो रिडक्शन ही हो रहा है। तो ई सेल जो होता है हमारा, वो मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस में
रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, है ना, ऐसे ऐसे समझिए आप। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn का, ये तो रिडक्शन गिवन है Sn2 पॉजिटिव से Sn, तो ये हो जाएगा प्लस का। रिडक्शन माइनस का है, ऑक्सीडेशन तो सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है, प्लस में इसको, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ही गिवन है, तो ये रहा, इन दोनों को ऐड कर देना भाई, दोनों को ऐड करने से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.91। 0.91 इज द करेक्ट आंसर, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीआर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन होना, वो होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। यहाँ पे NO+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन +4 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे +3 हो गई और यहाँ पे आप देखोगे +5 होगी, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और नाइट्रोजन NO2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन, तो डीआर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पूरे एग्जाम का, बहुत ही सिंपल, रिडॉक्स से, ठीक है। HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, ठीक है, -1। HClO में होती है +1, इसमें होती है +7 और इसमें होती है 0। इसमें कितनी होती है जी, 0। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। तो ये था जी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन KVS LDCE 2023। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।